मेरे फ्लैट के बराबर वाले फ्लैट में एक आंटी रहती थी। उनकी उम्र 28 साल थी और वो कई साल पहले बेवा हो चुकी थी। उनके 2 बच्चे थे जो अपने नाना नानी के पास रहते थे, जबकि वो खुद अपनी जिंदगी अकेली गुजार रही थी। बहुत पुरदादार, खुश मिजाज और अपनी दुनिया में मगन रहने वाली खातून थी। मैं एक सरकारी मुलाजिम था। मेरी बीवी कुछ साल पहले मुझसे तलाक ले चुकी थी और बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। मेरी जिंदगी भी तन्हाई में गुजर रही थी। आंटी का अंदाज, चाल और बात करने का सलीका मेरे दिल को छू जाता था। उनके लहजे में एक अजीब मिठास थी और निगाहों में एक थकी हुई चमक छिपी हुई थी। कुछ अरसे के बाद हमारी सलाम दुआ बढ़ने लगी। वो अक्सर अपने फ्लैट के बाहर झाड़ लगा रही होती तो मुझे सलाम करती। मैं जवाब देकर मुस्कुरा देता। एक दिन वो मेरे दरवाजे पर आईं। हाथ में तेल की बोतल थी। कहने लगी, भाई माफ कीजिएगा, एक काम था। मेरी वो पुरानी सलाई मशीन है, उसकी सुई जाम हो मैंने गई है। आप प्लीज मुझे उसका ऑयल बदल कर दे। मैं एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। आंटी की आवाज में थोड़ी शर्म थी, मगर उसके पीछे एक मासूम इल्तजा थी। मुस्कुराते हुए कहा, ऑयल चेंज करवाना है? आंटी कहने लगी, जी तेल डालने वाला काम। मतलब मेरी मशीन जाम हो चुकी है और मैं कोशिश कर रही थी, मगर मेरे हाथों से कुछ नहीं हो रहा। मैंने चाबी उठाई और उनके पीछे उनके फ्लैट में चला आया। अंदर बहुत महक थी। कमरा बहुत साफ सुथरा था। हर चीज सलीके का से रुकी हुई है। इसी में लाकर एक चादर पर रखी है। मैं बैठा, हाथ में कपड़ा लिया और आहिस्तगी से सफाई शुरू की। मैंने कहा, ये मशीन बहुत पुरानी है। आंटी कहने लगी, हाँ, ये मुझे शादी के वक्त मिली थी, लेकिन अब तो जैसे हर चीज की रवानी खत्म हो चुकी है। मैंने एक नजर उनकी आंखों में देखा। एक लम्हे को खामोशी तारी हो चुकी थी। वो बात कहने के बाद फौरन किचन में चली गईं। कहने लगी, चाय बनाकर देती हूँ, आप मेरी मशीन का ऑयल चेंज कर लें। जब वो वापस आईं तो मैंने सफाई मुकम्मल कर ली थी और तेल लगाकर मशीन को रवां कर दिया था। मैंने कहा, अब चलाकर देखें। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़े। थोड़ा सा झकक कर मशीन की सुई को हाथ लगाया। मशीन ने रवानी से चलना शुरू कर दिया। कहने लगे, वाह भाई, आपने तो जैसे जादू कर दिया हो। मैंने कहा, आंटी, ये सिर्फ ऑयल चेंज था। असल बात रवानी की होती है। जब वक्त पर चिकनाव मिले तो हर चीज दोबारा चल पड़ती है। आंटी ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी बात समझ गई हूँ, मगर वो कुछ नहीं बोली। उनके होंठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट भी जिसमें कई राज दफन थे। ऐसी शाम के बाद हमारी बातचीत में एक नर्म रवानी आ गई। अब वो कभी कभार दोपहर के वक्त मुझे चाय पर बुला लेती। मैं भी बगैर शर्म के वहां चला जाता। एक दिन आंटी कहने लगी, भाई, आज मेरी तबीयत कुछ बोझल है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे कंधे पर थोड़ा सा तेल लगा दे। ऐसे लगता है जैसे कुछ जम गया हो। मैं आंटी की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन मैंने कहा, जी, मैं लगा देता हूँ। इसी के हिज्जे में कोई शरारत नहीं की। बस वही पुरानी इसी में अपनी हो। दुनिया में मगन मगर अंदर से तन्हा। मैंने तेल हाथ में उठा लिया। आंटी सोफे पर लेट चुकी थी। उनके दुपट्टे का किनारा कंधे से सरक रहा था। मैंने उंगलियों में थोड़ा सा तेल लेकर उनके कंधे पर नरमी से मिलना शुरू कर दिया। एक खामोशी थी और इस खामोशी में गहरी सांसों की आवाज थी। आंटी कहने लगी, भाई, कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी सिर्फ ऑयल चेंज मांगती है और सब कुछ फिर से चलने लगता है। मैंने उनकी बात में छुपी हुई थकन, तन्हाई और ख्वाहिश को महसूस किया था, और वो लम्हा हमेशा के लिए मेरे दिल पर सख्त हो चुका था। इस दिन के बाद आंटी की निगाहें बदल चुकी थीं। वो वही आंटी थी, सलीके वाली, शाइस्ता बात करने वाली, मगर अब उनकी नजरें ठहर जाती थीं और कभी कभार झुककर कुछ छुपा भी लेती थीं, जैसे कोई अंदर की रोशनी छलकने से रोक रहा हो। एक पहर में दफ्तर से जल्दी वापस आया। गली में दाखिल होते ही दरवाजे पर उनकी नजर थी। हाथ में छोटा सा डब्बा था। भाई, माफ कीजिएगा, मेरा रूम कूलर अजीब दो आवाज निकाल रहा है। शायद इसका भी ऑयल चेंज करना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो अब हर चीज की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल रही हैं। आंटी कहने लगी, आपके कंधे बहुत बहुत भरवसे वाले हैं। ये जुमला सीधा मेरे दिल पर उतरा था। वो शर्माती हुई वापस मुड़े और अंदर चली गई। रूम कूलर कमरे के कोने में रखा था, पर अनासा था, वाकई आवाज कर रहा था। मैं उसे ठीक करने लगा। आंटी किचन में चाय लेने चली गई।
बर्तनों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। कूलर के शोर में एक जैब सामरा आ रहा था, जैसे सुकून उस सूर में फपा हो। मैंने ध्यान इसे कूलर की सफाई की और नई चिकनाव लगाना शुरू कर दी। इतने में आंटी मेरे पास आई। उनके हाथ में चाय की ट्रे थी। कहने लगी, कितना वक्त लगेगा? मैंने कहा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब तक अच्छी तरह तेल नहीं लग जाता ये शोर बंद नहीं होगा। मेरी बात सुनकर आंटी कहने लगी, क्या दिलों पर भी ऑयल लगाया जा सकता है? मैंने हैरान होकर उन्हें देखा तो वो मुस्कुरा रही थी, मगर ये मुस्कुराहट किसी मजाक की नहीं, एक अधूरे सवाल की थी। मैंने कहा, दिल पर सिर्फ वही में लगता है जो नियत से निकले और जो बगैर छुए वहां तक पहुंच जाए। खामोशी छा चुकी थी। कूलर बंद हुआ, पंखा हारवांग हो चुका था। अब ये शोर नहीं करेगा। आंटी कहने लगी, काश इंसान भी इतना आसान होते। खैर, हम दोनों ने चाय पीनी शुरू की। धीरे धीरे मौसम गर्म हो रहा था। मैंने कड़की से बाहर देखा। शाम का रंग गहरा हो रहा था। आंटी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई, कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है। शायद जिस्म में नमी की कमी हो चुकी है। अगर आपके पास वक्त हो तो आज जरा मेरे पांव पर तेल मल दें। ये जुमला आम होता तो शायद बड़ा लगता, मगर वो इस कदर नरमी और सादगी से कह रही थी कि इसमें कोई शरारत नहीं थी। बस एक औरत की तन्हाई झांक रही थी जो अपने जिस्म की बेरूही को किसी के लम्स से जगाना चाहती थी, वो भी बगैर किसी लफ्जी तकरार के। मैंने सर हिला दिया। वो सोफे पर बैठ चुकी थी। दोपट्टा अब भी मुकम्मल अंदाज में था। उन्होंने पाँव सामने है। मैंने पहले हाथों से मैं अलमियों पर लगा लिया और उनके पावल तलवों पर नरमी से लगाना शुरू किया। उनकी सांसों की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कहने लगी, आपके हाथों में बड़ा सुकून है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जिस्म जिंदा हो रहा हो। आंटी की बात सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ उनकी मालिश करता रहा। आंटी कहने लगी, कभी कभार लगता है कि तेल सिर्फ मशीनों के लिए नहीं होता। जिस्म भी चल्ला चल्ला कर कहता है, अब कुछ रवानी चाहे। मैंने सर उठाया। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन ये आंसू नहीं थे। ये किसी दबे हुए जज्बात की गवाही थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, रवानी मिल जाए तो जिंदगी का पंखा भी बगैर शोर के चलता है। एक लम्हे को हम दोनों खामोश हुए, मगर इस खामोशी में एक मुआहदा हो चुका था, बगैर जबान के, बगैर वादे के।